बचा दे भाई कौन जी हाँ, गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज़ आ रही मेरी आप तक? मेरी वॉइस आ रही क्या आप तक? बताओ जल्दी। जी, अभी हमने थोड़ी देर पहले इम्यूनाइजेशन को स्टार्ट किया था। आज हम इसको ख़त्म कर लेते हैं जितना हो सके। कोशिश करेंगे कि पूरा ख़त्म कर लेंगे इम्यूनाइजेशन शेड्यूल को। अगर हो जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, हाँ वॉइस आ रही है आप तक? वॉइस पहुंच रही है? फिर हम स्टार्ट करते हैं। बताओ दे के जल्दी कि हाँ आवाज़ आ रही है। जल्दी बताओ दे के। जी बहुत बढ़िया, हो गई आवाज़। तो अब देखो इधर आओ। स्टार्ट करते हैं अपन। है बीसीजी, येलो फीवर, पोलियो लाइव, जिसको ओपीवी किसने बनाया था? ओपीवी साबिन ने डिस्कवर किया था। हम पढ़ेंगे अच्छे से, एक एक वैक्सीन के बारे में पढ़ेंगे। मीजल्स, मम्स, रुबेला, तीनों को हम एमएमआर के नाम से कई बार साथ में भी बोलते हैं। तो एमएमआर क्या हो गई? लाइव हो गई। टाइफाइड के दोनों होते हैं, इसलिए सवाल नहीं आएगा। वेरिसेला सिर्फ लाइव है। रोटा वायरस का रूट पूछेंगे, मैंने आपको बता दिया। ये किल्ड भी आती है, लाइव भी आती है, लेकिन आपको रूट याद रखना है। 5 ड्रॉप देते हैं, ओरली देते हैं। कितनी ड्रॉप देते हैं? 5 ड्रॉप। इन्फ्लुएंजा किल्ड भी होती है और लाइव भी होती है। जो लाइव होती है वो इंट्रानेजल होती है, जो किल्ड होती है वो आईएम और सबक्यूटेनियस दोनों रूट से लगा सकते हैं। कोलेरा इधर भी होती है, इधर भी होती है, तो इसलिए इसका नहीं पूछा जाएगा। टाइफाइड का नहीं पूछा जाएगा। टाइफाइड, पर्टोसिस, क्योंकि डीपीटी ये किल्ड में आ गई। ये दोनों टॉक्सिन रिलीज करती है, मैंने बताया। ये दोनों प्रोड्यूस एक्सोटॉक्सिन, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? टॉक्सोइड। लेकिन है कौन सी? किल्ड। ये भी पता आपको? ये भी पता है? ठीक है, फिर ये इतना पता है तो फिर अपन लोग क्या, ये इतना लिस्ट आउट करो, फिर मैं आपको समझाता हूँ एक एक के बारे में। अच्छे से याद हो जाएगा, घबराना मत, याद हो जाएगा श्योर। हाँ, इसके बारे में थोड़ा लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन।
हो गया। हो गया क्या? हाँ, गुड इवनिंग, सबका हो गया ना? अब देखो एक बढ़िया बात बताता हूँ आपको। एक सवाल इनमें से आता है, एक क्वेश्चन, कौन सी वैक्सीन लाइव है, कौन सी वैक्सीन किल्ड है, बस इतना ही। इसके बारे में क्या पढ़ना है वो मैं अभी पढ़ाऊंगा आपको, है ना? इसके बारे में क्या आएगा वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। वो मत सोचना कि ये पूरा हो गया, नहीं। ये आपको बेसिक बताया कि कौन सी वैक्सीन लाइव है और कौन सी किल्ड है। रेबीज किल्ड है, आईवीपी नहीं है, इनएक्टिवेटेड। मैंने पहले बता चुका हूं, इनएक्टिवेटेड का मतलब होता है किल्ड। किसने डिस्कवर किया था? साक ने। किसने किया था? साक नाम के पर्सन ने। महिमा बोल रही सर सब यूनिट का मतलब नहीं पता। ऐसी वैक्सीन जो मल्टीपल एंटीजेनिक कंपोनेंट से बनती है, मल्टीपल एंटीजेनिक, उसको हम सब यूनिट वैक्सीन बोलते हैं। बस ये डेफिनेशन एज इट इज याद करना है इसको। कुछ चीजें क्या होती है 10% जिसका कुछ वर्ड याद करना होता है। मल्टीपल एंटीजेनिक कंपोनेंट से प्रिपेयर की जाती है, उसको सब यूनिट बोलते हैं। वो किल्ड का ही एक टाइप है। बस इतना लिख लिया आपने, ये समझ में आ गया आपको। अब मैं थोड़ा सा एक टिपिकल क्वेश्चन बताता हूं आगे। नेक्स्ट बताऊं क्या टिपिकल क्वेश्चन? आप तैयार हो? लो, ये लो, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो। हाँ, अब लिखो नेक्स्ट हेडिंग, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इधर देखो, हाँ, एक वैक्सीन होती है हीट सेंसिटिव। मैं दो वर्ड लिखता हूं बस, मैं सिर्फ दो वर्ड लिखता हूं। एक लिखता हूं हीट रेसिस्टेंट। मैं दो वर्ड ही लिखता हूं और कुछ नहीं करता हूं। बस आपको इसको दो वर्ड को याद कर लेना है। सेंसिटिव का मतलब होता है फर्क पड़ना, चेंजेज आना। रेसिस्टेंट का मतलब होता है कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फर्क, कुछ भी कह दो, लापरवाह, चिकना घड़ा, इसके ऊपर कितना पानी गिरा दो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इधर ध्यान दो, ऐसी वैक्सीन जो टेम्परेचर से खराब हो जाती है उसको हम लोग हीट सेंसिटिव बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बताओ। ऐसी वैक्सीन जो टेम्परेचर से खराब हो जाए उसको हीट सेंसिटिव बोलते हैं। ऐसी कौन सी वैक्सीन है जो टेम्परेचर से खराब हो जाती है? एक ही एग्जांपल याद रखना, ओपीवी। इसीलिए ओपीवी को -20 डिग्री पे स्टोर किया जाता है। मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन, इसको टेम्परेचर से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको ठंड से फर्क पड़ता है, इसको कोल्ड सेंसिटिव बोलते हैं। अगर मैं बोलूंगा हीट रेसिस्टेंट तो इसका मतलब क्या हुआ? कोल्ड सेंसिटिव। तो अगर डीपीटी की वैक्सीन को
डीप फ्रीजर में रखा, डीप फ्रीजर में -20 में रखा, तो इसको डिस्कार्ड करना पड़ेगा। समझ में आई बात? समझ में आई बात? ये हीट सेंसिटिव है, ये कोल्ड सेंसिटिव है। ये ठंड से खराब होती है, -20 डिग्री। आपके घर में फ्रिज है, सबके घर में होगा, ऑलमोस्ट होगा। फ्रिज का ऊपर वाला बॉक्स जिसमें आप बर्फ जमाते हो बेसिकली, जैसे अपन गांव में बोलते हैं, और एक नॉर्मल जिसमें सब्जियां रखते हैं, पानी की बोतल रखते हैं, चॉकलेट रखते हैं, कुछ भी चीज रखते हैं, उसका टेम्परेचर होता है रेफ्रिजरेटर का 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो ऊपर वाला बॉक्स जिसको बोलते हैं डीप फ्रीजर, कोल्ड बॉक्स, उसका टेम्परेचर होता है -20। पोलियो की वैक्सीन तो उसमें रखनी है। अगर उसमें टीटी की या डीपीटी की रख दी तो क्या होनी, डिस्कार्ड हो जाए, खराब करनी होती, इसको फिर फेंकनी पड़ेगी। यही याद करना था हमें कि कौन सी वैक्सीन को हीट सेंसिटिव बोलते हैं, ओपीवी, इसीलिए इसको -20 पे स्टोर करते हैं। कौन सी वैक्सीन इसको -20 पे रखा तो खराब हो जाएगी, डीपीटी वैक्सीन। बस सिंपल बात। इसमें क्या याद करना, कुछ भी याद नहीं करना। सीक्वेंस याद करनी है तो कर लो, बाकी अब मेरे तो हिसाब से यही इंपॉर्टेंट है कि मोस्ट हीट सेंसिटिव कौन, ओपीवी, फिर मीजल्स, इन्फ्लुएंजा। सबसे कम हीट सेंसिटिव कौन, टीटी। इसका मतलब हीट सेंसिटिव कम है तो इसका मतलब मोस्ट कोल्ड सेंसिटिव। अरे भाई ठंड से खराब हो सकती है ना, देख लो। हीट, ओपीवी, मीजल्स, बीसीजी, एमएमआर, हेपेटाइटिस बी, टीटी। ये चाहे मत लिखो, बस इतना तो लिख ही दो। ये बॉक्स छोड़ो, सारे मैंने ऊपर लिखवाया वही लिखो। ये बॉक्स ऐसे समझाने के लिए, बॉक्स को छोड़ो, जो मैंने ऊपर लाइनें लिखवाई ये और ये लिख लो पूरा, ताकि आपको पता रहे कि डीप फ्रीजर में अगर डीपीटी रखा तो फेंकना पड़ेगा, और इसका रखा तो करना पड़ेगा ऐसे। नीतू प्रजापति, कितनी स्लाइड हुई आप खुद भी देख सकते हो। वैसे ये सेकंड स्लाइड है, बट आप खुद भी देख सकते हो। ऐसा मत पूछा करो, क्योंकि आपके पास तो क्लास चल रही है, आप तुरंत बैठ जाइए और देखिए कितनी स्लाइड हो गई। ऐसे नहीं है कि 2 घंटे से क्लास चल रही है। हो गया ना, समझ में आ गया ना सबको? ठीक है, अब मैं दूसरी बात बताऊं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बताऊं दूसरी बात? ये लो, कोल्ड चेन। ये इसको साइड में छोड़ो अभी फिलहाल। कोल्ड चेन, कोल्ड का मतलब होता है कूलनेस, चेन का मतलब होता है मेंटेन। अब देखो, कोल्ड चेन का मतलब क्या हुआ, वैक्सीन को, ये वैक्सीन है, जैसा टेम्परेचर चाहिए वैसा का वैसा टेम्परेचर वैक्सीन के मैन्युफैक्चर से लेके
डिस्ट्रीब्यूशन से लेके एडमिनिस्ट्रेशन तक वही टेम्परेचर प्रोवाइड करना जिससे कि वैक्सीन खराब नहीं हो, उसको बोलते हैं कोल्ड चेन। उसको क्या बोलते हैं? समझ में आया? व्हाट इज कोल्ड चेन? वैक्सीन के मैन्युफैक्चर से लेके डिस्ट्रीब्यूशन से लेके एडमिनिस्टर तक अपनी पोटेंसी लॉस्ट नहीं करे, उसके लिए हम जो एप्रोप्रिएट टेम्परेचर चाहिए उसको बोलते हैं कोल्ड चेन। अब सबसे ज्यादा हीट सेंसिटिव वैक्सीन कौन सी है? टेम्परेचर से खराब कौन होती है? पोलियो। कौन सी वैक्सीन है? पोलियो। तो पोलियो में किसका सैंपल लेते हैं अपन लोग अगर बीमारी हो जाए? तो स्टूल का। क्या बोलते हैं उसको? स्टूल का सैंपल। तो रिवर्स कोल्ड चेन क्या हुआ? ये सवाल और याद कर लो। तो रिवर्स कोल्ड चेन क्या हुआ? स्टूल के सैंपल को पेशेंट की साइड से लैब तक भेजने के लिए एप्रोप्रिएट टेम्परेचर जो फॉलो किया जाता है उसको क्या बोला जाता है? रिवर्स कोल्ड चेन। मतलब क्या हुआ? कोल्ड चेन वैक्सीनेशन का होता है, रिवर्स कोल्ड चेन स्टूल के सैंपल का होता है, पोलियो के लिए भेजा जाता है पेशेंट से लैब। कोल्ड चेन वैक्सीन का होता है, रिवर्स कोल्ड चेन स्टूल का होता है। वैक्सीन जाती है मैन्युफैक्चर से पेशेंट की ओर, स्टूल का सैंपल जाता है पेशेंट से लैब की ओर। कोल्ड चेन, रिवर्स कोल्ड चेन। याद रह जाएगा दोनों? याद रह जाएगा दोनों? किसी को याद रहेगा? ऐसा कौन है जिसको याद नहीं रहेगा? ऐसा कोई है जिसको याद ही नहीं रहेगा? नहीं रहेगा तो भी कोई नहीं, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। स्टूल का सैंपल पोलियो में चेक किया जाता है, स्टूल में देखा जाता है कौन सा, क्योंकि फीको ओरल रूट से पोलियो फैल रहा है फिलहाल। याद है आपको? ये समझ आ गया? कोल्ड चेन और रिवर्स कोल्ड चेन दोनों समझ में आ गए क्या? आ गए ना समझ में? किसी को डाउट नहीं है? द कोल्ड चेन इज सिस्टम ऑफ स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वैक्सीन एट लो टेम्परेचर फ्रॉम द मैन्युफैक्चर टू एक्चुअल वैक्सीनेशन साइट। फिर से बताएं। वेरी गुड। वसुमती साहू पूछ रही है सर कोल्ड रिवर्स कोल्ड चेन वापस बताओ। अरे पोलियो की वैक्सीन सबसे ज्यादा हीट सेंसिटिव होती है कि नहीं होती है? होती है ना। तो इसको सही तरीके से रखना क्या कहलाता है? कोल्ड चेन, खराब नहीं हो। पोलियो किसके लिए लगे? ओपीवी किसके लिए लगाते हैं? पोलियो के लिए। पोलियो में क्या चेक करते हैं? स्टूल का सैंपल। मैंने कनेक्ट किया है, मैंने आर्टिफिशियली कनेक्ट किया है ताकि आप भूलो नहीं। अब पोलियो के मरीज के स्टूल के सैंपल को सही टेम्परेचर के साथ में लैब भेजना रिवर्स कोल्ड चेन कहलाता है। हो गया। अब आता है एक आता है वार्म चेन। ये भी छत पे लिख दो कहीं पर। वार्म चेन क्या होता है? कौन बताएगा? वार्म चेन क्या होता है? कौन बताएगा? वार्म चेन बताओ। एक वार्म चेन भी तो होता है। वार्म चेन बताओ जल्दी। पता है? किसी को पता ही होगा, सबको पढ़ रखा है आपने। अरे वार्म चेन पता नहीं है? डीपीटी क्या बोल रहे हो? पोलियो का टॉपिक नहीं है, वैक्सीनेशन का टॉपिक नहीं है वार्म चेन। आपको बस बताना है क्या है। वार्म का मतलब गर्म चेन। नहीं पता किसी को? बताना नहीं चाहते?
वार्म चेन का मतलब है हाइपोथर्मिया इन न्यूबॉर्न। बिकॉज hypothermia is silent killer in newborn. हाइपोथर्मिया इज साइलेंट किलर इन न्यूबॉर्न। अडल्ट में साइलेंट किलर कौन है? हाइपरटेंशन। न्यूबॉर्न को गर्म रखना, इसके 8-10 कॉन्सेप्ट है, वो अलग अलग है, वो आप पढ़ोगे, बस इतना याद रखना। एक सिर्फ स्किन टू स्किन कांटेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग से नहीं होता, इसमें बहुत सारी चीजें होती है वार्म चेन में, 8-10 पैरामीटर है इसके, वो आप पढ़ोगे वहां पर, ठीक है। अब देखो इधर आओ, पेशेंट की कोल्ड चेन को मेंटेन नहीं किया तो क्या हो जाएगा? कोल्ड चेन के बारे में आते हैं अपन, वापस पढ़ते हैं। ये कोल्ड चेन फेल कहां होती है? कोल्ड चेन फेल कहां हो सकता है? कौन बताएगा कि कोल्ड चेन फेल हो सकती है कहां पर? बताओ ना जल्दी कि कोल्ड चेन कहां फेल हो सकता है। भाई टेम्परेचर कहां पे फेल हो सकता है? सब सेंटर, वेरी गुड। लोअर लेवल, सीधा लिख दो, लोअर लेवल हेल्थ केयर फैसिलिटी, लोअर लेवल हेल्थ केयर फैसिलिटी, सबसे नीचे वाला लेयर। अभी समझाता हूं क्यों। तो लिखो नेक्स्ट टॉपिक, क्या लिखोगे? कोल्ड चेन फेलियर, लिखो, हेडिंग लगाओ, ऊपर ही ऊपर लिखोगे ऐसे, फिर ऐसे बनाएंगे अपन फोटो। बनाना चाहो तो वैक्सीन कोल्ड चेन, और नीचे लिखो कोल्ड चेन फेलियर ग्रेटेस्ट एट विलेज लेवल, या सबसे लोअर लेवल। ऐसा क्यों? यहां पर फेल होता है, यहां नहीं होगा, यहां नहीं होगा, यहां नहीं होगा, यहां भी नहीं, यहां भी नहीं, यहां भी नहीं, यहां हो जाएगा। कितना ही जोर लगा लो, यहां पर होगा ही होगा। ऐसा क्यों है बताओ? ऐसा क्यों बताओ? देखो कौन बताएगा ऐसा क्यों, किस लिए होता है ऐसा? कोई तो बताओ ऐसा क्यों होता है? कोई बताना चाहेगा ऐसा होता है? मोनिका राठौड़ को हंसी आ गई, देखो पढ़ते ही याद आ गया कि यूट्यूब पे पढ़ा था मैंने। आपने यूट्यूब पे पढ़ा था, इसका मतलब आपको याद है। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा उसको कैसे याद होगा? उसको पढ़ाना तो पड़ेगा। हाँ, तो एक बात करो, वैक्सीन कहाँ बनती है? गांव में बनती है कि बड़ी जगह पे बनती है? बड़ी जगह पे बनती है। तो जहाँ वैक्सीन बनती है वहां पे बड़े बड़े फ्रीजर होंगे कि नहीं होंगे? बड़े बड़े रूम होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। अब एक बात बताओ मेरे को, आप मेरे को अच्छे से सुनोगे पहले। एक बात सुनो, वैक्सीन दो प्रकार की होती है, एक जिसको 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखते हैं, एक -20 पे रखते हैं। दो बॉक्स होंगे। जहां जहां पे वैक्सीन वाला रूम होगा वहां पे दो बॉक्स होंगे, एक तो 2 से 8 डिग्री वाला और एक -20। हर जगह यहां पर भी दो टाइप के बॉक्स होंगे, यहां पर भी दो टाइप के बॉक्स होंगे, यहां भी होंगे, यहां भी होंगे। अब तो सारे जहां में होंगे दो टाइप के बॉक्स होंगे। क्यों? क्योंकि वैक्सीन दो प्रकार की होती है, एक -20 जैसे ओपीवी, और दूसरी 2 से 8 डिग्री। बहुत सारी वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री पे स्टोर करना पड़ता है। तो ये वैक्सीन का ही मैन्युफैक्चर हाउस है, तो यहां तो रखेंगे ही रखेंगे। ये सिर्फ फ्लाइट स्पेशली वैक्सीन की है तो इसमें रखेंगे ही रखेंगे। ये जहां वैक्सीन आके स्टोर करते हैं जहां बनाने के बाद, तो इसमें तो होगा ही होगा। ये पूरे राजस्थान को सप्लाई करने वाला ट्रक है तो इसमें तो होगा ही होगा। ये राजस्थान का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है तो इसमें तो होगा ही होगा। ये राजस्थान से जोधपुर की ओर आ रही कार है, वैक्सीन की कार है सिर्फ, इसमें भी होगा ही होगा।
ये गांव में आ गए तो इसमें भी फ्रीज होगा ही होगा, लेकिन यहां पर बेचारा दोहरे हैं, डेजर्ट है, लाइट नहीं है, एएनएम है ओनली, आशा है, सीएचओ है, रेत में फंस गई गाड़ी, ना कोई फ्रिज, गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं है, अब कहां से फ्रिज लाए इसमें। फिर यहाँ पर तो इतनी गर्मी है, खुले में बैठे हुए, कहां से फ्रिज लाए, कहां से आइस बॉक्स लाए। तो यहाँ आते आते वैक्सीन खराब हो जाती है, यहाँ आते आते वैक्सीन खराब हो जाती है। इधर आओ, मान लो ये न्यू दिल्ली है, एग्जाम्पल सुनना है अपन को, एग्जाम्पल से ही समझना, और क्या करें। ये न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली देखा आपने, गए हो कभी दिल्ली? हाँ, ये न्यू दिल्ली में वैक्सीन बन रही है, दैट्स कॉल्ड मैन्युफैक्चर। वैक्सीन बनी बहुत सारी, ओपीवी बनी, बीसीजी बनी, मीजल्स बनी, पोलियो, सारी वैक्सीन बन गई। बनने के बाद वैक्सीन यहाँ पे रही कुछ दिन स्टोर। अब वैक्सीन वाली फ्लाइट में वैक्सीन को बैठाया, इसके अंदर भी बहुत बड़े बड़े बॉक्स है, 2 टाइप के बॉक्स होते हैं, मैं अभी बताऊंगा कौन कौन से होते हैं। जिसको -20 पे स्टोर करना उसको -20 पे किया, और जिसको 2 से 8 स्टोर करना उसको 2 से 8 वाली में स्टोर किया। यहां पे था टेम्परेचर वैसा का वैसा यहां रह गया, क्योंकि फ्लाइट किसकी, वैक्सीन की। यहां से आ गई वैक्सीन जयपुर, कहां गई, अपन राजस्थान ला रहे हैं फिलहाल, यहां से कहां गई, जयपुर। जयपुर का बहुत बड़ा हॉस्पिटल जहां पे वैक्सीन स्टोर, या दिल्ली का कोई हॉस्पिटल जहां पे वैक्सीन स्टोर हो रही है। चलो, ये दिल्ली में एक सेंटर पे वैक्सीन को स्टोर कर दिया, या जयपुर में कर दिया, बड़े सेंटर कहीं पे करो, स्टोर कर दिया। अब इससे वैक्सीन आएगी आगे, जोधपुर की ओर आएगी, बड़े सेंटर की ओर आएगी। तो लाओ, ये वैक्सीन ट्रक, ये ट्रक कोई पैसेंजर का नहीं है, ये ट्रक कोई सामान लाने का नहीं है, कार्टून ढोने का ट्रक नहीं है, वैक्सीन ट्रक है। तो बताओ वैक्सीन ट्रक में क्या होगा, सरसों का तेल थोड़ी होगा। वैक्सीन ट्रक में एक तो आइस बॉक्स होगा और डीप फ्रीज रेफ्रिजरेटर होंगे इसमें। सीधी बात है, वैक्सीन का ट्रक है तो यहीं पर भी वैक्सीन मेंटेन रहेगी। यहां से आ गए अपने जोधपुर हॉस्पिटल। जोधपुर में सेकेंडरी और थर्सरी लेवल के बड़े बड़े हॉस्पिटल है, रीजनल लेवल का हॉस्पिटल है, इसमें भी बड़े बड़े बॉक्स बना दिए, जहां से वैक्सीन को स्टोर कर ली, दिन में 2 बार माप रहे हैं टेम्परेचर। यहां से वैक्सीन गांव की और ट्रक, ये वैक्सीन वाला कार, ये वैक्सीन कार है, इसमें भी फ्रिज है बड़े बड़े, वैक्सीन का है तो सीधी बात है फ्रिज इसमें पड़ी, अभी तक वैक्सीन को खराब नहीं होने दिया। अब यहां से आ गई, ये गांव में, विलेज में आ गई, पीएससी सीएससी में आ गई। अब यहां पे वैक्सीन स्टोर हो रही है, यहां पे डीप फ्रीज है, छोटा वाला है बट है, दिन में 2 बार चेक करते रहो, कोशिश करते रहो। लोकल क्लिनिक पे आ गया, पीएससी पे आ गया। अब यहां से वैक्सीन जानी है गांव में, कहां पर, घरों में वैक्सीन देने जाना है। अब यहां से ड्यूटी पे कौन है, एएनएम, कौन सीएचओ, कौन है आशा, कौन है आंगनवाड़ी वर्कर। अब एएनएम के पास में है कार, सीएचओ की अभी नई नई जॉब लगी है तो इसने अभी तक कार ली नहीं है, ये बाइक पे ही आ रहा है। संडे को ओपीवी का वैक्सीनेशन है, ओरल पोलियो वैक्सीन का संडे को वैक्सीनेशन है। एएनएम पहले से ड्यूटी कर रही है, एएनएम की सैलरी ज्यादा है, एएनएम के पास में एक कार है एम्बेसडर, जिसमें कभी कभी पेट्रोल खत्म हो जाता है, कभी कभी सीएचओ धक्के लगाता है, एएनएम चलाती है, ऐसे करते करते गांव में चलता रहता है। ठीक है, तो पीएससी से वैक्सीन का कैरियर लेके रवाना हो गई एएनएम, एएनएम रवाना हो गई। बीच में है डेजर्ट, आगे बीच में रास्ते में सीएचओ का घर, यहाँ बीच में आशा का घर, यहाँ बीच में आंगनवाड़ी वर्कर का घर, और 1-2 वॉलंटियर को भी एएनएम ने साथ में ले लिया। अब एएनएम यहां से निकली, वैक्सीन कैरियर में वैक्सीन डाल के, बीच रास्ते में कार जा रही थी, सीएचओ का घर था, सीएचओ ने बोला थोड़ी देर बैठो, चाय कॉफी पीते हैं, आप गेस्ट बन के आए हो। तो भाई सीएचओ के घर एएनएम चाय पीने बैठी, तो यहां पर भूल गई कि वैक्सीन कैरियर अंदर पड़ा है, 1-2 घंटे में वैक्सीन हो गई गर्म, क्योंकि कार इज वेरी हॉट, टेम्परेचर इज वेरी हॉट, इन्वायरमेंट इज वेरी हॉट, एंड क्लाइमेट इज ऑल्सो इज वेरी हॉट। तो वेरी हॉटनेस की वजह से वैक्सीन खराब होने लगी। बीच में घर आ गया आशा का, आशा को बैठा लिया, सीएचओ को बैठा लिया, एएनएम खुद बैठ गई, बीच में आगे आंगनवाड़ी वर्कर, इसको भी बैठा लिया। अब रास्ते में धीरे धीरे जाते जाते, न तो यहाँ पे कोई वैक्सीन का कैरियर है, न कोई यहाँ फ्रिज है, न कोई डीप फ्रीजर है, और करते करते अब यहाँ लगाने बैठे तो वैक्सीन को खुला रखा, और भयंकर गर्मी है,
और गर्मी में तो बेचारी वैक्सीन खराब होगी, क्योंकि इसको चाहिए टेम्परेचर -20। यहां तो +20 आ गया, या तो +20 आ गया, क्या करें? तो बताइए माय डियर, जब टेम्परेचर चाहिए -20, वेरी हॉटनेस आ गया +20, बताओ क्या होगा? वैक्सीन खराब होगी कि नहीं होगी? खराब होगी कि नहीं होगी? होगी। सवाल आता है कि वैक्सीन कहां पर खराब होती है? वैक्सीन विलेज लेवल पे खराब होती है। हुआ ना बात? सही बात है कि नहीं है? एकदम सच्ची बात है। तो याद रखोगे कि वैक्सीन कहां पे खराब होती है? वैक्सीन यहां पे खराब होती है। सही बात है ना? पिघल गई, बर्फ पिघल गई, नाज ने बोला। हाँ, पिघल गए ना, बहुत सख्त थे तभी तो पिघले हैं। पूजा प्लीज थोड़ा वेट करें, मैं सब बता दूंगा, कितना घंटा वैक्सीन को स्टोर करना है, कितना घंटा स्टोर नहीं करना, मैं सब कुछ बता दूंगा। थोड़ा पेशेंस रखें, जितना आपने सोचा है ना उससे मैं 200 गुना ज्यादा चीजें आपको बताऊंगा, लेकिन थोड़ा ठंड रखें। चिल प्लस रिलैक्स, आपको क्या करना है? चिल प्लस रिलैक्स इज इक्वल टू चिलैक्स। आपको हमारी क्लास में एक बात ध्यान रखना, चिलैक्स, कूल कूल कूल, ठीक है? हो गया? अब देखो बात करो, ये लो, अब बोले कितना महीना। इधर आओ, इधर आओ, इधर ध्यान दीजिए, सुन लो ज्ञानियों, इधर। ये मैंने क्या लिखवाया था? ये मैन्युफैक्चर, यहाँ बड़े बड़े बॉक्स, यहाँ बड़े बड़े बॉक्स, ये रीजनल हॉस्पिटल, ये छोटा वाला पीएससी, ये विलेज लेवल। तो वापस आओ, ये स्टेट वाला हॉस्पिटल, इसमें 2 प्रकार के रूम, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल 2 प्रकार के फ्रिज, पीएससी पे 2 प्रकार के फ्रिज, सब सेंटर पे 2 प्रकार के, और जहां पे वैक्सीन लगाओगे चौराहे पे बैठ गए सर्किल पे, दैट्स कॉल्ड सेशन लेवल। यहां पर भी कोई न कोई बॉक्स होगा। इधर आओ, हर एक वैक्सीन कोई न कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए। तो जहां पे कोल्ड रूम है उसका टेम्परेचर 2 से 8, वॉक इन फ्रीजर का टेम्परेचर -20। सवाल आ सकता है, ओपीवी की वैक्सीन को इसमें रखते हैं कि इसमें? -20 वाला कौन सा? इसमें। तो रीजनल लेवल पे कितना महीना स्टोर करते हैं? 3 मंथ। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कितना करते हैं? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कितना करते हैं इसको सेव? डिस्ट्रिक्ट लार्ज आईएलआर, बड़ा वाला लार्ज डीप फ्रीजर। अब देखो एक चीज आपने नोटिस किया, एक चीज आपने नोटिस किया, यहां पर हर जगह 2 है, वॉक इन कोल्ड रूम, लार्ज आईएलआर, स्मॉल आईएलआर। मतलब क्या हुआ? हर जगह 2 प्रकार के ही है। यहाँ पे कोल्ड रूम है, उसकी जगह यहाँ पे आइस लाइन रेफ्रिजरेटर ने ले ली, यहाँ पर भी छोटे रेफ्रिजरेटर ने ले ली, और जहां पे आईएलआर है ये डीप फ्रीजर है, और डीप फ्रीजर का मतलब -20 है। जहां पे वर्ड फ्रीजर आ रहा है वो -20 है। एक चीज नोटिस की आपने, -20 का मतलब क्या है? जहां ओपीवी रखी जाएगी। क्लियर? वैक्सीन कैरियर 2 से 8, इसलिए वैक्सीन खराब हो जाती, क्योंकि वैक्सीन कैरियर का टेम्परेचर 2 से 8 ही होगा, और हमें चाहिए -20। बेचारा कितनी घंटे तक रह सकता है? बड़े हॉस्पिटल में 3 महीने, पीएस डिस्ट्रिक्ट पे 1 महीने, पीएससी पे 1 महीने, सब सेंटर पे 2 से 3 दिन, और 1 से 3 घंटे सेशन लेवल पे।
सवाल क्या आएगा सुन लो। अब मैं सवाल बताता हूं कि स्टेट लेवल पे वैक्सीन को कितने महीने स्टोर किया जाता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कितने महीने स्टोर किया जाता है, पीएचसी लेवल पे कितने महीने स्टोर किया जाता है, सब सेंटर पे कितना स्टोर किया जाता है, सेशन जहां पे लगा रहे हो सर्किल पे बैठ के ट्रांजिट पॉइंट पे कितना स्टोर किया जा सकता है। वैक्सीन यहीं पे खराब क्यों होती है, क्योंकि पीएससी तक तो हमारे पास में -20 वाला फ्रीज है, क्योंकि ओपीवी को -20 चाहिए। यहां पर -20 है नहीं, यहां पर -20 है नहीं, एएनएम की कार है और उसमें कैरियर है, और इसीलिए यहां पर वैक्सीन खराब होती है। आया समझ में कुछ, आया समझ में कुछ बात। जहां पे कोल्ड रूम नाम लिखा होगा, जहां पे फ्रीजर लिखा होगा, उसका मतलब क्या हो जाएगा, डीप फ्रीजर का मतलब -20, डीप फ्रीजर का मतलब -20। ये समझ में आया कुछ। देखो रटना नहीं है, रटते ही अपन फाल्स में चले जाते हैं। जहां डीप फ्रीजर है -20 है, जहां रेफ्रिजरेटर है वहां 2 से 8। देख लो, आप नोटिस करो, आप रटोगे तो ही मिस्टेक है। जहां पे रेफ्रिजरेटर लिखा है वो 2 से 8 है, देख लो। जहां पे डीप फ्रीजर लिखा है वो -20 है। कोल्ड वॉइस बॉक्स तो सीधी बात है, ये डीप फ्रीजर 3 महीने, 1 महीना, 1 महीना 48, 72, 1 से 3 घंटे। और यहाँ पे फेल होने का रीजन भी पता चल गया, क्योंकि पीएससी तक तो हमारे पास में -20 का फ्रिज था, जिसमें दिन में 2 बार, कितनी बार, 2 बार थर्मामीटर आता है, एक डायल थर्मामीटर, उससे चेक करते हैं। दिन में 2 बार पीएससी के ऊपर वैक्सीन चेक किया जाता है। याद हो गया क्या, ठीक है। नेक्स्ट, घर में जो फ्रिज होता है उसमें 2 से 8, 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड। नर्सिंग और प्राइवेट क्लिनिक में यही फ्रिज काम में लेते हैं। कोल्ड बॉक्स का मतलब होता है वैक्सीन को इधर से उधर ले जाने के लिए। वैक्सीन कैरियर, जिसके अंदर हम लोग 4 आइस पैक रखते हैं और एक आइस पैक में 4 वाइल रखते हैं, तो काउंट करो। वैक्सीन कैरियर होगा ना, उसमें हम लोग 4 आइस पैक रखते हैं और एक आइस पैक के अंदर 4 वाइल, तो कितना हो गया, 16 से 20। और छोटा एक डे कैरियर होता है, जिसमें 2 आइस पैक और एक आइस पैक में 3 से 4 वाइल। तो याद रखे ना, डे कैरियर में कितने आइस पैक होते हैं, 2। एक आइस पैक में या तो 3 या 4 क्या होती है, वाइल। तो लगभग कितनी हो गई, 2 में 6 से 8। वैक्सीन कैरियर 4 आइस पैक रखते हैं और एक आइस पैक में लगभग 4 वाइल रखते हैं, ये भी याद रख लोगे, एकदम सिंपल। वैक्सीन कैरियर में 4 आइस पैक, डे कैरियर में 2 आइस पैक। इसमें तो डबल हो गया, 4 का 8 हो गया, इसमें 2 का 8 हो गया, इसका 4 का 16 हो गया, बस सिंपल बात, नो प्रॉब्लम।
अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे पहले प्रोग्राम आया ग्लोबल, उसके बाद उसी का नाम बदल दिया एक्सपेंडेड, उसके बाद आया यूनिवर्सल। ऐसे याद करो। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल की बात कर रहे हैं। ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब हुआ था, ये साल पूछ सकते हैं। वैसे तो नॉर्सेट में नहीं पूछते, बस ये तो में पूछते हैं ऐसे सवाल। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल एक्सपेंडेड प्रोग्राम कब आया, 78। यूनिवर्सल कब आया, यूआईपी 85। पल्स पोलियो कब आया, 1995। कितने साल तक के बच्चों के लिए, 5 साल तक के बच्चों के लिए। GEU ग्लोबल एक्सपेंडेड यूनिवर्सल, ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। याद रहेगा, पहले जी फिर ई फिर यू, ग्लोबल एक्सपेंडेड यूनिवर्सल। ग्लोबल सबसे पहले 74, एक्सपेंडेड 78, यूनिवर्सल 85। हो गया। पल्स पोलियो 1995 याद हो, 4 सवाल याद हो गए। नेक्स्ट, इम्यूनाइजेशन फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, इसको मैं बाद में कराऊंगा प्रेगनेंसी वाला, क्योंकि आप अभी कंफ्यूज हो जाओगे। प्रेगनेंसी वाला मैं बाद में करवाऊंगा, है ना, इसलिए दिमाग न लगाए। वैक्सीनेशन प्राइमरी प्रिवेंशन में आएगा, हाँ ऑफ कोर्स, सबको ही पता है, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन क्यों दिया जाता है, ताकि डिजीज ना हो, पोलियो नहीं हो, मीजल्स नहीं हो, मम्स नहीं हो, रुबेला नहीं हो, चिकन पॉक्स नहीं हो। इसका मतलब कौन सा प्रिवेंशन हुआ, वैक्सीनेशन इसलिए दिया जाता है ताकि इम्यूनिटी बन जाए और वो डिजीज ना हो, बीसीजी का मतलब टीबी ना हो। तो कौन सा ऐसा कोई प्रिवेंशन जो डिजीज को बचाता है, उसके ऊपर कोई एक्शन लेना प्राइमरी प्रिवेंशन कहलाता है। विच प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन। और हो जाए उसके बाद देते हैं तो सेकेंडरी, उसके बाद देते हैं जब वापस में रिहेबिलिटी को लिमिट करते हैं, एक्सरसाइज करवाते हैं, वो थर्सरी। गुड, वेरी गुड। प्रेग्नेंट वुमेन का मैं थोड़ी देर बाद में समझाऊंगा आपको, ठीक है। पहले वो नहीं, पहले अपन पढ़ेंगे ये शेड्यूल। आप अपने रजिस्टर को आड़ा कीजिए, पहले ऐसे लिख रहे थे ना, उसको ऐसे कीजिए, क्योंकि अब चार्ट बनाना पड़ेगा, अच्छा वाला चार्ट बनाना पड़ेगा। आप रजिस्टर को ऐसे लिख रहे थे ना, अब आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, ऐसे करो। अरे रेबीज भी प्राइमरी में आएगा, रेबीज बीमारी होने से पहले देते हैं, डिजीज होने के बाद रेबीज थोड़ी देते हैं। कुत्ता काट गया क्या, पागल होने के बाद देते थोड़ी है रेबीज, कुत्ता काटा तो क्या हुआ, देते तो पहले ही है ना। पोस्ट प्रोफाइल पोस्ट एक्सपोजर है, कुत्ते ने काट दिया लेकिन है तो प्रोफाइल एक्सिस ना, आप कुत्ते के कांटेक्ट में आ गए हो लेकिन है तो प्रोफाइल एक्सिस। क्वारंटाइन क्या है, आप कोविड के पेशेंट के कांटेक्ट में आ चुके हो,
लेकिन आपको डिजीज थोड़ी हुई है, अभी आप हो गई है तो भी आपको सिम्टम से पहले अलग कर रहे हैं ना। तो रेबीज क्या है? पोस्ट एक्सपोजर, आप कांटेक्ट में आ गए हो लेकिन डिजीज से पहले है। प्रोफाइल एक्सिस, तो पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइल एक्सिस उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी। इधर आओ, कितने बॉक्स बनाने पहले सुनो, 1 2 3 4 5 6 7 बॉक्स बनाने। पहले वाले 2 बॉक्स को बड़ा रखना है, बाकी वालों को छोटा रखना है। पहले 2 बड़े करोगे, 7 बॉक्स बनाने। कितने? 7, 7 बॉक्स, 5 1 2 3 4 5 6 7, कितने बॉक्स? 7 बॉक्स। हाँ, अभी जैसे तैसे बना लिया ना तो फिर प्रॉब्लम होगी आपको। आप सभी समझदार प्राणी हो ना, और समझदार प्राणी होते हो मेरी बात मानते हैं। पहले वाले 2 बड़े बनाने, इसके ऊपर लिखना होता है वैक्सीन। मैं बताऊंगा आपको क्यों, टाइम कब लगाएंगे, कितनी एज तक ये वैक्सीन लगा सकते हैं, कितना ml लगाएंगे, कौन से रूट से लगाएंगे, आईडी, ओरल, आईएम, सबक्यूट। आईएम लगाएंगे तो कहां लगाएंगे, आईडी लगाएंगे तो कहां लगाएंगे, सबक्यूट लगाएंगे तो कहां लगाएंगे, और ओरल लगाएंगे तो वैसे पता ही है। किसमें स्पेशल कोई भी डाइल्यूट किसमें करते हैं या क्या होता है इसमें, वो बात। इतनी सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। अभी आपको पढ़ना है, नोट्स बाद में बनाते रहना। अब देखो वैक्सीन की बात बताऊं, पहले बर्थ वाली वैक्सीन पढ़ेंगे। ओपीवी, बीसीजी और हेपेटाइटिस बी तीनों ही एट बर्थ लगती है। ये मीजल्स हुआ, ये रोटा वायरस हुआ, ये आईपीवी हुआ, ये पेंटावेलेट हुआ, ये एट बर्थ नहीं लगता, ये बाद में लगता है। 3 वैक्सीन एट बर्थ लगती है, बीसीजी, हेपेटाइटिस बी और ओपीवी, तीनों वैक्सीन एट बर्थ लगती है। चौथा ऑप्शन में कई बार एग्जामिनर दे सकता है कि कौन सी वैक्सीन जन्म के समय नहीं लगती। एक नाम दे देगा विटामिन ए, या दे देगा एमएमआर, या दे देगा मीजल्स, या चिकन पॉक्स, या रोटा वायरस, या कुछ और डीपीटी वगैरह कुछ भी दे देगा। आप समझ गए? समझ गए मैं क्या बोल रहा हूं? एक सवाल तो ऐसे घुमा सकता है वो, सिंपल सवाल है, ज्यादा क्या ही घुमाए। हमें पता है अच्छे से पढ़ लेंगे, उसके बाद गलत होगा ही नहीं हमारा। एग्जामिनर कैसे ही घुमाए, हम तो पढ़ लेते हैं ना, हमें क्या फर्क पड़ता है, तुम घुमा लो जितना घुमाना है, डजेंट मैटर। हम इंटेलिजेंट है ना, इंटेलिजेंट कौन है? हम है। और अगर हम इंटेलिजेंट है तो आप चाहे कितना ही घुमा लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब इधर आओ, अब इधर ध्यान दो थोड़ा। सबसे पहली वैक्सीन जन्म होते ही बीसीजी कंपलसरी है। कौन सी? बीसीजी। फिर हेपेटाइटिस बी 24 घंटे के अंदर अंदर, ओपीवी 15 दिन के अंदर अंदर। अब मैं एक एक के बारे में समझाता हूँ, हालांकि इसके बारे में मैं लिखवाऊंगा बाद में, अभी शॉर्ट में समझा रहा हूँ। अब इधर ध्यान देंगे, अब थोड़ी देर लिखना बंद करना, बाद में आप स्क्रीनशॉट लेना, बाद में लिखते रहना। अभी मैं लिखवाऊंगा नहीं इसको, इसको अभी लिखवाया नहीं जाएगा, इसको सिर्फ समझाया जाएगा, क्योंकि लिखने में आपको आधा घंटा लग जाएगा, और आधा घंटा हमारे पास एक इस स्लाइड के लिए नहीं है। आप समझते हो ना? क्योंकि आराम से भी लिख सकते हो आप, स्क्रीनशॉट ले लेने का, ऐसे मैं हट जाऊंगा, फिर आप फोटो ले लेना और फोटो में झूम कर करके लिख लेना। चलो, बीसीजी, पहला ही सवाल बनता है कि बीसीजी की फुल फॉर्म क्या होती है, मैं आपको पढ़ाऊंगा। बेसिलाई नहीं होता है ना, बेसिलस होता है। बेसिलस बैक्टीरिया का नाम है, कालमेट एक पर्सन था उसका नाम है, ग्योरिन उसका एक दोस्त था, उसका स्टूडेंट था, उसका नाम है। 2 तो पर्सन थे, ये बैक्टीरिया था। किससे प्रिवेंट करता है? टीबी से। इसको हॉस्पिटल में डिलीवरी हुई तो एट बर्थ लगाएंगे, हॉस्पिटल में डिलीवरी नहीं हुई तो 4 वीक पे तो लगाना है। या समझ गए ना? या का मतलब क्या है? या तो जन्म पे लगा दो, दोनों बार नहीं लगाना है, या तो जन्म पे लगा दो या 4 वीक पे लगा दो। मैं समझाऊंगा अच्छे से जब मैं बीसीजी पढ़ाऊंगा। ये सिर्फ चार्ट है, इसे पूरा होते ही मैं एक एक के बारे में समझाऊंगा, एक एक के बारे में इंपॉर्टेंट लाइनें लिखवाऊंगा। बेसिलाई कालमेट ग्यूरिन नहीं है, बेसिलस कालमेट ग्यूरिन है। या तो एट बर्थ, या मैक्सिमम कब लगा सकते हैं विदाउट मॉन्टेक्स टेस्ट? 1 साल तक।
बिना मॉन्टेक्स टेस्ट किए 1 साल तक आप बीसीजी लगा सकते हो, उसके बाद बीसीजी नहीं लगा सकते। बीसीजी कितने साल तक? 1 साल तक। और का मतलब होता है या मतलब या, और क्या मतलब या। अब सुनो, बच्चा 1 महीने पे बड़ा होता है या जन्म के समय उसका वेट बड़ा होता है, या 1 महीने बाद बड़ा होता है? सोच के बताओ, कि सोच के सोचो साथ क्या जाएगा, बताओ देखें। बच्चे का वजन 1 महीने पे ज्यादा होगा या एट बर्थ ज्यादा होगा? 1 महीने पे ज्यादा होगा ना, ऑफ कोर्स बात है, ऑब्वियसली, लिटरली, बाय द वे, सही बात है, ऐसे ही बोलते हो तुम लोग, वेरी गुड। तो अगर जन्म के समय लगाओगे तो 0.05 ml, और अगर हॉस्पिटल में डिलीवरी नहीं हुई, घर पे हुई, 1 महीने बाद लगाओगे तो इसकी डोज डबल हो जाएगी। तो 0.05 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 0.1। सिंपल, याद हो गया? क्या याद किया? सर बच्चा पहले छोटा होता है इसलिए हम लोग कम देते हैं, बच्चा 1 महीने बाद थोड़ा बड़ा हो जाता है, हम डोज डबल कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वजन डबल हो गया, नहीं, 1 महीने बाद बच्चा डोज डबल करनी है। वजन डबल 5 महीने बाद होता है। बच्चे का वजन 5.5 महीने में डबल होता है। बच्चे का वजन डबल 5.5 महीने में होता है, ट्रिपल 1 साल में होता है, 4 गुना 2 साल में होता है, 5 गुना 3 साल में होता है। तो वजन डबल नहीं होता, लेकिन डोज डबल हो जाएगी 1 महीने बाद। रूट कौन सा? एपिडर्मिस के नीचे। किसके नीचे? एपिडर्मिस के नीचे। अब देखो कुछ लोग डाउट में घूम जाते हैं कि इंट्राडर्मल कहां लगाया जाता है। ऑप्शन ए डर्मिस के नीचे, ऑप्शन 2 एपिडर्मिस के नीचे, ऑप्शन सी सबक्यूट के नीचे। देखो स्किन की 4 लेयर है। फर्स्ट एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूट, मसल्स। एपिडर्मिस एकदम पतली पतली लेयर है, इसके नीचे वाला पार्ट को बोलते हैं इंट्राडर्मल। डर्मिस के नीचे को बोलते हैं सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस के नीचे को बोलते हैं मसल्स, लिगामेंट, टेंडन, बोन। कुछ भी बोलो एक ही बात है, चाहे मैं मसल्स बोलूं, लिगामेंट बोलूं, टेंडन बोलूं, मांस बोलूं, बोन बोलूं, कुछ भी बोलूं, वो चौथे नंबर आईएम यहां लगता है। यहां लगता है आईएम, यहां लगता है सबक्यूट, फिर लगता है आईवी, फिर लगता है इंट्राडर्मल, फिर लगता है इंट्राडर्मल। तो इंट्राडर्मल, अब इंट्राडर्मल के लिए कौन सी सिरिंज यूज करते हैं? 26 गेज की। एंगल कितना रखते हैं? 10 से 15। कितना एमएल देते हैं? ये लिख रख दिया। डाइल्यूट किस में करते हैं? आइसोटोनिक 0.9% एनएस। आइसोटोनिक एनएस कौन सा? नो, नॉट स्टेराइल वाटर, नॉट डिस्टिल्ड वाटर, नॉट पानी, एनएस। स्टेराइल वाटर में मीजल्स की वैक्सीन को डाइल्यूट करेंगे, एमएमआर को डाइल्यूट करेंगे, इसको नहीं करेंगे, इसको नहीं करेंगे। अब सुनो, ये मैंने 10 से 15 डिग्री क्यों बोला, इधर ध्यान दो। ये मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ है, इधर ध्यान दो। इस हाथ में ऊपर ऊपर इंजेक्शन लगाएगा तो डॉक्टर कैसे लगाएगा? एकदम ऐसे ही रखेगा ना, एकदम ऐसे। तो ये कितना एंगल बना मेरे सिरिंज के बीच में और बॉडी में? कितना एंगल बना? सिरिंज और बॉडी के बीच में एंगल बना 10 से 15 डिग्री। और इससे थोड़ा सा डीप लगाएगा तो सिरिंज को कैसे कर लेगा? ऐसे कर लेगा। थोड़ा सा डीप जाना है तो कैसे करेगा? ऐसे करेगा। एकदम डीप जाना तो ऐसे करेगा। ये कितना डिग्री एंगल बन गया? 90। सबक्यूटेनियस 45, आईवी 25 से 35, इंट्राडर्मल 10 से 15। देख लो, ये मान लो मेरी बॉडी है। अगर मैं इंट्राडर्मल लगाना है तो ऐसे लगाएगा ना, तो 10 से 15। अगर आईवी लगाना है तो ऐसे लगाएगा, 25 से 35। अगर सबक्यूट लगाना है तो 45। अगर आईएम लगाना है तो 90, क्योंकि आईएम डीप जाएगा ना। सबक्यूट आईएम से जस्ट ऊपर है तो 45 डिग्री। आईवी इंट्राडर्मल से नीचे, लेकिन सबक्यूट देखो, आईवी क्या है? डर्मिस के जस्ट पास पास में ही है, लेकिन आईडी से नीचे। याद रह जाएगा आपको।
याद रह जाएगा। सबक्यूटेनियस 25 गेज की नीडल से लगता है, इंट्राडर्मल 26 से लगता है, आईएम 23-24 लगता है, आईवी 22 से 24, किसी से लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। बीसीजी फिनिश 0.1 ml, अगर नहीं लगाया तो 0.1। लेफ्ट अपर आर्म पे लगाते हैं ये, इसको लेफ्ट अपर आर्म पे लगाएंगे, राइट पे नहीं लगाएंगे। राइट पे कौन सा लगेगा? मीजल्स लगेगा। इसको लेफ्ट पे क्यों लगाते हैं? बस ओनली मार्क, ओनली निशान के पर्पज के लिए। किस पर्पज से? निशान के पर्पज से। कौन से पर्पज से सर? निशान के पर्पज से हम लोग क्या लगाते हैं? इसको आई वी न लगाते हैं, आई एम नहीं लगाते हैं, सबक्यूट नहीं लगाते, इंट्राडर्मल लगाते हैं। याद है रहा आपको? बीसीजी फिनिश हुआ ना। अब मैं नेक्स्ट बताता हूं, थोड़ा पानी पी के, ताकि आप लोग भी सही तरीके से ट्रीट करो। हाँ, लेफ्ट अपर आर्म ओनली मार्क पर इसका बनता है, इसलिए। सेकंड हेपेटाइटिस बी, ये सब यूनिट वैक्सीन है, एट बर्थ लगाते हैं, 24 घंटे के अंदर अंदर लगानी चाहिए। 0.5 ml है, आईएम है, लेफ्ट वेस्टर्स लैटरलिस, एंटीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई। एएलएटी की फुल फॉर्म क्या है? एंटीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई, ऑफ थाई, एंटीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई। समझ में आया मैंने क्या बोला? क्या बोला बताओ? एक बात बताऊं, बहुत बढ़िया बात, एक बात बताऊं, जहां पे लेफ्ट थाई आ जाए ना, उसमें आपको सोचना ही नहीं है, पेंटावेलेंट को याद कर लेना है। किसको? पेंटावेलेंट को। मैं अभी बताऊंगा, उसमें हेपेटाइटिस बी भी आता है, हिप भी आता है, डिप्थीरिया आता है, पर्टुसिस आता है, टिटनेस आता है। इसका मतलब 5 वैक्सीन का एक ही साइट, आईएम इंजेक्शन 0.5 ml, सब कुछ सेम। तो जब मैं बोल दूं डिप्थीरिया कहां लगेगा? सेम। पर्टुसिस कहां? सेम। टिटनेस कहां? सेम। हेपेटाइटिस बी कहां? सेम। हिब कहां? वो भी सेम जगह, क्योंकि पेंटावेलेट में पांचों ही आती है। ये मैं आपको पेंटावेलेट लिखवाऊंगा ना, ये देखो, लेफ्ट वेस्टस लेटरलिस मसल्स का नाम है। ये थाई है, थाई का ये एंटीरियर पार्ट, ये लेटरल पार्ट, इसके बीच में 6 से 8 वीक में स्कार बन जाएगा बीसीजी में। मैं आगे बताऊंगा, डोंट वरी, अब मस्त रहो। फिर आता ओपीवी। ओपीवी की जो जन्म के समय डोज लगती है, उसको फर्स्ट डोज नहीं बोलते, उसको 0 डोज बोलते हैं, क्योंकि ये बच्चे का वजन, बच्चे का एज क्या है? 0 मंथ ही है अभी तक। एक बात सुनना, मेरी बात सुनना, बहुत काम की बात बता रहा हूं अभी यहां से। ओपीवी की बर्थ के समय जो डोज लगती है वो 0 डोज होती है, फर्स्ट डोज नहीं होती। फर्स्ट डोज 6 वीक पे होती है। ओपीवी की जन्म के समय 0 डोज होती है, और जो जन्म वाली डोज को मैक्सिमम 15 दिन तक ही दे सकते हैं, उसके बाद नहीं दे सकते, उसके बाद नहीं दे सकते। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? कौन बताएगा? कोई बताना चाहेगा कि ओपीवी की जो 0 डोज होती है उसको 15 दिन के बाद नहीं दे सकते? ऐसा कौन बताएगा?
बताओ, किसी ने नहीं बताया, ऐसा क्यों? ओपीवी की 0 डोज को 15 दिन तक, अरे थोड़ा दिमाग लगाओ, सेम 2 लाइव वैक्सीन के बीच में कम से कम 4 वीक का गैप कंपलसरी है। कितने वीक का? 4। तो सेकंड डोज कब लग रही है? 6 वीक, और ये 15 दिन का मतलब 2 वीक, तो कम से कम कितने वीक का गैप हो गया? 4 वीक। बताओ, आया समझ में? सेम 2 लाइव वैक्सीन के बीच में 4 वीक का गैप कंपलसरी है। उसी गैप को मेंटेन करने के लिए हम लोग ओपीवी की 2 वैक्सीन के बीच में कम से कम 4 वीक के गैप को श्योर करने के लिए, एश्योर करने के लिए दोनों के बीच में गैप रखा गया। देखो, अगर हम 15 दिन के बाद देंगे तो 4 वीक का गैप नहीं रहेगा ना, नेक्स्ट तो 6 वीक पे आ जाएगी डोज। आया समझ में? पल्ले पड़ी बात? आज पल्ले पड़ी आपके, पहले नहीं पड़ी थी ना पल्ले, रट रहे थे। क्योंकि 4 वीक का गैप मेंटेन करना है। 6 का हो जाए तो चलेगा, लेकिन 4 वीक का गैप जरूरी है 2 वैक्सीन के बीच में। ये कभी मत बोलना 2 लाइव वैक्सीन साथ नहीं लग सकती, लग सकती है। कौन बोल रहा नहीं लग सकती? लेकिन सेम लाइव वैक्सीन साथ नहीं लग सकती। एग्जांपल बताऊं, ये कौन सी है? लाइव है। ये कौन सी है? लाइव है। ये कब लग रही है? एट बर्थ। ये कब लग रही है? एट बर्थ। 2 लाइव वैक्सीन साथ लग सकती है, लेकिन सेम लाइव वैक्सीन साथ नहीं लग सकती। आज बात पल्ले पड़ी है। नाज ने बोला, सही बोला आपने। 2 लाइव वैक्सीन साथ दे सकते हैं, बट 2 लाइव वैक्सीन लगातार लगा सकते हैं, साइमल्टेनियस लगा सकते हैं, बट सेम लाइव वैक्सीन में 4 वीक का गैप चाहिए। 2 same live vaccines are given in a 4 week interval. क्लियर हो गया? तो ओपीवी की फर्स्ट डोज 6 वीक, सेकंड डोज 10 वीक, थर्ड डोज 14 वीक हो गया। 5 साल तक देते हैं, 2 ड्रॉप देते हैं। ओपीवी कितना ड्रॉप? 2 ड्रॉप, बाकी मैं समझाऊंगा। WHO के अकॉर्डिंग ओपीवी की कितनी डोज चाहिए? 5। देखो 4 तो हो गई, 1 2 3 4, और एक 5 भी दूंगा मैं 16 से 24 महीने पे। अभी तक आपने रटा था, अब रटना नहीं है, टाइम लगेगा लेकिन आपको समझ आ जाएगा। WHO के अकॉर्डिंग ओपीवी की कितनी डोज देते हैं? 5 5 5 5 एट बर्थ, 6 वीक, 10 वीक, 14 वीक, 16 से 24 महीने। 5 तो जरूरी है, उसके बाद जितनी बार पिलाओ आपकी मर्जी। WHO ने क्या बोला कि मेरे अनुसार, किसके अनुसार? मेरे मतलब नहीं, WHO के अनुसार। WHO ने बोला मेरे अनुसार कितनी? 5 कंपल्सरी है। 16 से 24 महीने तक मैं पूरी करवा दूंगा, WHO ने बोला। नाज ने जैसे बोला पहले आप नहीं मिले थे, हाँ ये बात सही है। अच्छी लोग, अच्छी किताबें टाइम से मिलती हैं, उनको संभाल के रखना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसको संभाल के रखना। आप लोग संभाल के नहीं रखा ना तो दिक्कत हो जाएगी, कि अगर मोहब्बत तुमसे होगी तो जमाना रूठ जाएगा। इस बात पे एक शेर याद आता है, आपको सुनाऊं? इस बात के ऊपर एक शेर याद आता है कि 2 कपल थे, ठीक है? दोनों कपल अपनी अपनी स्टोरी बता रहे थे कि मेरी कहानी ऐसी है, मेरी कहानी कुछ वैसी है। एक कपल अपने तारीफ कर रहा था पार्टनर की, दूसरा उसकी बुराई कर रहा था। तो एक कपल बता रहा था अपनी कहानी कि जो मेरा वाला पर्सन है वो बोलता है कि मैं अगर तुम्हारे साथ रहूंगा तो लोग नाराज हो जाएंगे, लोग हमारा बगावती तेवर अपनाने पड़ेंगे। तो उसने बोला, सामने वाले पर्सन ने, कि अगर मोहब्बत मुझसे होगी तो जमाना रूठ जाएगा, तो क्या औरों से होगी तो दुनिया साथ चलेगी क्या? कि अगर मोहब्बत हमसे होगी तो जमाना रूठ जाएगा, तो औरों से होगी तो क्या जमाना साथ चलेगा तुम्हारे? तुम एक बार साथ आने का वादा तो करो, तुम एक बार साथ आने का वादा तो करो।
हम आसमां को जमी पे लाने का यकीन रखते हैं, हम आसमां को जमी पे लाने का यकीन रखते हैं। क्या मस्त बात कही उसने कि दूसरों से मोहब्बत होगी तो दुनिया खुश रहेगी, हमसे करोगी तो जमाना रूठ जाएगा। तुम एक बार साथ आने का वादा करो, हम आसमां को भी जमी पे ले आएंगे। ऐसी बातें आप भी बोला करते हो, ऐसी हवा में बोलते हो, है ना। तो ऐसे वापस आ जाओ टॉपिक पे, ये बात खत्म हो गई, अभी इतनी थी। हाँ, तो ओपीवी की 5 डोज डब्ल्यूएचओ ने बता दिया 5 साल तक। रोटा वायरस का रूट आपको हर बार याद करना है, हर बार याद करना है। रोटा वायरस का रूट ओरल दिया जाता है, 5 ड्रॉप दी जाती है। हाँ ऑफ कोर्स, आई एम ए शायर। अभी तक आपने हमारा शो देखा नहीं है शायरी वाला, इसका मतलब बहुत कुछ है, कभी कभी पता चलेगा आपको। रोटा वायरस ओरल दिया जाता है, 5 ड्रॉप दी जाती है। जैसे ओपीवी की 2 ड्रॉप आती है ना, इसकी 5 याद रखना। इंट्रानेजल इन्फ्लुएंजा, इंट्रानेजल इन्फ्लुएंजा नाक के थ्रू ड्रॉप दी जाती है। रोटा वायरस जो डायरिया से प्रिवेंट करती है, रोटा वायरस की वैक्सीन किससे प्रिवेंट करेगी? डायरिया से। ये क्या करेगी? डायरिया नहीं होने देगी, जीआईटी को अफेक्ट करेगी। तो ओरली देंगे, लोकल इम्यूनिटी डेवलप करती है। हाँ सही बात है, वेरी गुड। आईपीवी 14 वीक पे लगती है। इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन जिसको बोलते हैं साक, क्या बोलते हैं? साक। 14 वीक, 1 साल तक दे सकते हैं। 0.5 ml IM। इसका याद रखना राइट वीएल, क्योंकि हम हेपेटाइटिस बी, डीपीटी और हिब, पेंटावेलेट सारी लेफ्ट थाई पे लगाता था, बेचारी राइट थाई अकेली बोलेगी ओ माय गॉड मेरे के क्यों नहीं लगाई, मेरे क्यों नहीं लगाई। तो राइट थाई पे क्या लगाओगे? पोलियो वाली वैक्सीन, जो कि किल्ड वैक्सीन है। बस एक याद कर लो, राइट थाई। बाकी राइट थाई अपन पढ़ेंगे ही नहीं। पेंटावेलेंट 5 वैक्सीन का ग्रुप, मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा। चेतना सही बता रहे हो, क्या बात है। पेंटावेलेंट 6 वीक, 10 वीक, 14 वीक। पेंटा का मतलब होता है 5, पेंटा का मतलब होता है 5, वेलेंट का मतलब होता है टाइप ऑफ स्ट्रेन। डिप्थीरिया, पर्टोसिस, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी और हिब, मैं आपको पांचों के बारे में बताऊंगा। 1 साल तक देते हैं 0.5 ml IM, लेफ्ट वेस्टस लेटरलिस, क्योंकि इसके अंदर हेपेटाइटिस बी आ गया है, इसलिए सेम रूट आप याद कर सकते हो। अगर किसी पर्सन में पेंटावेलेट नहीं लगती तो क्या लगाएंगे? डीपीटी और हेपेटाइटिस बी लगाएंगे, और क्या लगाएंगे? सीधा हेपेटाइटिस बी लगाएंगे। 6 वीक, 10 वीक, 14 वीक, वेस्टस लेटरलिस मसल्स। बिल्कुल सही बात, कोई डाउट नहीं है, लिखो फटाफट। हो गया, समझ में आ गया। अब देखो पेंटावेलेंट में कौन कौन सी वैक्सीन लगती है, ये सवाल पूछ सकते हैं। पेंटावेलेंट में 5 हो गई ना, डी, पी, टी, हेपेटाइटिस बी और हिब। हिब क्या है? बैक्टीरिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया। हिब वैक्सीन का नाम क्या है? ऐसी वैक्सीन जो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, एक प्लेन इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, लेकिन जिसके आगे हीमोफिलस लग जाए इसका मतलब वो बैक्टीरिया। मैं बताऊंगा ये कौन कौन से प्रिवेंट करती है। हिब वैक्सीन 4 बीमारियां से प्रिवेंट करती है। हाँ ये लेफ्ट थाई पे लगती है ना, कोई रीजन नहीं है, लेफ्ट थाई पे लगती है। हिब वैक्सीन 4 बीमारियों से प्रिवेंट करती है, एपिग्लोटाइटिस, निमोनिया, मेनिंजाइटिस, ओटाइटिस मीडिया। ये हो गया सब। अब एक एक के बारे में आपको समझाएंगे। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया है, ओनली इन्फ्लुएंजा, जैसे हमने स्वाइन फ्लू पढ़ा था वो वायरस है, याद कर लेना। HI इज ए बैक्टीरिया, ओनली आई इज ए वायरस। थैंक यू खुशबू सिंह, थैंक यू सो मच।
मीजल्स 9 मंथ पे लगेगी, इसके साथ में विटामिन ए 9 मंथ पे लगेगा। मीजल्स को 5 साल तक दे सकते हैं, विटामिन ए के 5 साल तक दे सकते हैं। मीजल्स को राइट आर्म पे लगाएंगे, वो एनएस में डाइल्यूट कर रहे थे, इसको स्टेराइल वाटर में डाइल्यूट करेंगे, इसको सबक्यूटेनियस रूट से लगाएंगे। और इसीलिए मीजल्स को अगर सबक्यूटेनियस लगाएंगे तो एमएमआर को भी हम लोग सबक्यूटेनियस रूट से लगाएंगे। दोनों 5 साल तक है। इसके बारे में, विटामिन ए के बारे में कल बताया जाएगा आपको। इसको सबक्यूट देते हैं राइट अपर आर्म स्टेराइल वाटर 9 मंथ। विटामिन ए 9 मंथ, लेकिन ओरल, ओरल का मतलब सिरप। मैं समझाऊंगा आपको, पहले ऐसे समझा चुका हूं, यूट्यूब की क्लास अच्छे से समझा चुका हूं। 1 ml में 1 लाख यूनिट होता है, 1 ml में 1 लाख यूनिट होता है। कितना होता है? 1 ml 1 लाख यूनिट। बच्चा 1 साल से छोटा होता है, उसको 1 ml दिया जाता है। पहली विटामिन ए की डोज होती है वो 9 मंथ पे लगती है, फिर 16 से 18 महीने पे लगती है, फिर 6-6 महीने का गैप करो, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60 मंथ। पहली वाली डोज 1 ml है, फिर सारी 2-2 ml है। 2 ml का मतलब 2 लाख, टोटल 17 लाख यूनिट लगेगी, टोटल 17 ml लगेगी, टोटल 5 साल तक लगेगी। इन्फेंट को 1 ml दिया जाएगा, बच्चे को 2 ml दिया जाएगा। कैसे भी सवाल आ सकता है कि बच्चों को विटामिन ए कितना, 2 लाख, 2 लाख मतलब 2 ml, टोटल कितना, 17 लाख यूनिट। कितना ml? 17 ml। टोटल डोज कितनी? 9। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पहली डोज 1 ml, बाकी सब 2-2, तो टोटल कितना? 17 ml। 9 डोज 17 ml, बच्चे को 2 लाख, इन्फेंट को 1 लाख। रूट कौन सा? ओरल। कैसे भी घुमाए आप सही कर लोगे। स्टार्ट कब करना? मीजल्स के साथ। किससे प्रिवेंट करता है? नाइट ब्लाइंडनेस। सही बात है। बाकी अपन इसका कैरी ऑन कल करेंगे नेक्स्ट। आज इतना ही पढ़ेंगे, तब कल फिर मिलेंगे बहुत जल्दी। हमारा इम्यूनाइजेशन आप भी पढ़ के आना, शेड्यूल मैं भी पढ़ के आऊँगा, अपन दोनों ही पढ़ के आएंगे और बहुत जल्दी पढ़ के आएंगे और अच्छे से सीख लेंगे सब कुछ। ठीक है, सीख लेंगे ना? अरे हाँ ना बोलो कि हाँ सर सीख लेंगे, झूठ मत बोला करो। हाँ सर बिल्कुल सीख लेंगे। ठीक है, कल मिलते हैं अपन वापस बहुत जल्दी। आज आप भी थकते होंगे, मेरे को भी थोड़ा ड्यूटी जाना है, तो थोड़ा सा थैंक यू सो मच। याद करना जो मैंने पढ़ाया है, ऐसे नहीं हो कि आप लोग भूल जाओ। ऐसे नहीं सर, ऐसे नहीं, वह नहीं, याद नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसे नहीं करना है आपको। पढ़ने में 10 मिनट पहले छोड़ रहा हूँ ना, 10-20 मिनट, कोई ना, चलेगा ना? चलेगा क्या? जी सर, ओके, थैंक यू सो मच वंस अगेन, कल मिलते हैं।